आज हम देखते हैं कि लैक्रिमल सिस्टम क्या होता है। तो लैक्रिमल सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो है सेक्रेटरी सिस्टम और एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सेक्रेटरी सिस्टम में आ जाता है मेन लैक्रिमल ग्लैंड और एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। दो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, एक तो होता है मेन जो कि ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है सुपीरियर लैटरली, और इसके अलावा एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स भी होते हैं जिसमें एक होता है ग्लैंड्स ऑफ क्राउज और दूसरा होता है ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग। ग्लैंड्स ऑफ क्राउज होते हैं वो कंजक्टिवा में प्रेजेंट होते हैं और जो वुल्फरिंग होते हैं वो टार्सल प्लेट्स में होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों। ये हमारे पास टार्सल प्लेट्स हैं जो कि आईलिड्स का जो फ्रेमवर्क है या स्केलेटन बना रही होती हैं। तो इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग। सेक्रेटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता है कि जब भी जो टीयर्स बनेंगे उनकी ड्रेनिंग करना, ठीक है, उनको एक्सक्रीट डाउन करना थ्रू द नोज, ये काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है लैक्रिमल पंक्टम। लैक्रिमल पंक्टम क्या होता है? तो ये दो स्मॉल राउंडेड ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, अपर और लोअर लिड मार्जिन में होती हैं, और मीडियल कंथस के पास से प्रेजेंट होती हैं 6 mm इसके टेम्पोरल, यानी कि यहाँ पर एक इधर होगा और एक इधर सुपीरियरली अपर आईलिड में होगा। लैक्रिमल पंक्टम में जब भी आएंगे टीयर्स आएंगे उसके बाद वो जाएंगे लैक्रिमल कनाल में। तो ये हमारे पास है लैक्रिमल कनाल। लैक्रिमल कनाल कितनी होती हैं? ये भी दो होती है, एक होती है सुपीरियर जो कि सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम से आगे जाती है, और दूसरी है इन्फीरियर। तो ये दोनों कभी मिलकर कॉमन कनाल बनाते हैं जो कि अब ओपन होती है लैक्रिमल सैक में। समटाइम्स ये कॉमन कनाल नहीं बनाती बल्कि ये दोनों सेपरेटली लैक्रिमल सैक की आउटर वॉल में ओपन होती हैं। कनाल के बाद आ जाता है जी लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक मिडिल ऑर्बिटल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये जिस फोसा में जिस डिप्रेशन में ये प्रेजेंट होता है उससे हम कहते हैं लैक्रिमल फोसा। और लैक्रिमल फोसा कौन बनाती है? एक लैक्रिमल बोन और इसके अलावा मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस। इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उससे हम कहते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस। उसके बाद लैक्रिमल सैक के बाद एक डक्ट एक्सटेंड करती है लैक्रिमल सैक से लेकर इन्फीरियर मेटिस ऑफ द नोज तक, जिससे हम कहते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। ये 15 to 18 mm लॉन्ग होती है और ये उस बोनी कनाल में होती है जो कि मैक्सिला और इन्फीरियर टर्बिनेट बनाते हैं, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? डाउनवर्ड है। इसके अलावा ये बैकवर्ड होती है और लैटरली प्रेजेंट होती है इन द नेजल कैविटी। टीयर्स की ड्रेनिंग किधर होती है? तो 10 to 20% जो टीयर होते हैं वो एवापोरेशन के थ्रू आइज से क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। और लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ टीयर्स है वो थ्रू द नेजल ये जो सारा सिस्टम था ना, जो लैक्रिमल सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम था, तो इसके थ्रू वो नेजल कैविटी में ड्रेन होती है। कब स्टार्ट होती है? तो टीयर्स 3 to 4 वीक्स आफ्टर द बर्थ इनकी एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। और कितनी ये मतलब डेली कितना होता है? तो एवरेज 1 to 2 माइक्रोलीटर टीयर्स बनते हैं। पीएच इनकी देखी जाए तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं क्योंकि इनकी पीएच होती है 7.5। टीयर्स में क्या क्या होता है? तो इसमें एक तो वाटर होगा, ठीक है, वाटर होगा, साल्ट होगा, शुगर होगी, यूरिया, प्रोटीन, और एक इसमें एंजाइम होता है बैक्टीरियासाइड एंजाइम जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। टीयर फिल्म की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है वो होती है आइल की, ठीक है, उसके अंदर होती है एक्वस की, और सबसे इनर होती है म्यूसिन की। तो म्यूसिन कौन प्रोड्यूस करता है? वो गॉबलेट सेल प्रोड्यूस करते हैं। एक्वस लेयर यानी कि जो वाटर लेयर है वो मेन लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, और जो आउटर लेयर थी लिपिड्स की वो माइबोमियन ग्लैंड्स और ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस प्रोड्यूस करते हैं जो कि आईलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। आइल का फंक्शन ये होता है कि ये जो टीयर्स हैं उनको एवापोरेट होने से बचाता है। डेक्रोसिस्टाटिस किसे कहते हैं? तो डेक्रोसिस्टाटिस कहते हैं, डेक्रो का मतलब होता है लैक्रिमल और सिस्टाटिस का मतलब होता है सैक। तो जब भी लैक्रिमल सैक की इन्फ्लेमेशन होगी उसे हम कहते हैं डेक्रोसिस्टाटिस। या तो ये एक्यूट होगा और या फिर ये क्रोनिक होगा। एक्यूट डेक्रोसिस्टाटिस कब होता है? एक तो इसकी दो काजेस हैं कि या तो ये डी नोवो यानी कि प्राइमरीली ये हमारे पास आई की पहले कोई डिजीज़ नहीं थी और उसमें लैक्रिमल सैक की इन्फ्लेमेशन हो जाए, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये सेकेंडरी होता है, यानी कि जब भी जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, जिसका काम था कि वो लैक्रिमल सैक से टीयर्स की ड्रेनेज कर रही थी इनटू द इन्फीरियर मेटस, अगर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसके बाद जो पाइजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे स्टेप्टोकोकस है और नीमोकोकस है, ये सब लैक्रिमल सैक को इन्वेड करते हैं और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्यूट डेक्रोसिस्टाटिस का पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट होगा? अब इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस प्रेजेंट होगा, यानी कि उसको पेन भी होगा, रेडनेस भी होगी और इसके अलावा स्वेलिंग भी प्रेजेंट होगी। तो किधर होगी? मीडियल कैंथस पर, क्योंकि मीडियली जो लैक्रिमल सैक होता है वो नियर टू द मीडियल कैंथस प्रेजेंट होता है, और इसमें कॉन्स्टेंटली एपिफोरा होगा, यानी कि वाटरी डिस्चार्ज होगा आई से। ये हमारे पास है कि एग्जामिनेशन जो मीडियली स्वेलन और रेड कलर का एरिया है वो टेंडर ऑन टच होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का साइन है। रिगर्जिटेशन टेस्ट डिफिकल्ट होगा। रिगर्जिटेशन टेस्ट क्या होता है कि जब भी एग्जामिनर प्रेशर अप्लाई करता है लैक्रिमल सैक के ऊपर तो जो टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं वो पंक्टम से प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट है। तो ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि उस बंदे को बहुत ज़्यादा पेन होता है ऑन द टच। उसके बाद ये है कि हो सकता है कि उसकी आइज़ में से म्यूकोपारुलेंट डिस्चार्ज हो ऑन द फ्रॉम द मीडियल कैंथस। और लास्ट वन ये है कि अगर उस पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें एब्सेस भी बन सकती है, जैसे कि यहाँ पर मीडियल कैंथस के ऊपर एक तो स्वेलन एरिया है, कलर इसका रेड है, और अनट्रीटेड केस में इसमें क्या बन गई है? एब्सेस।
एब्सेस क्यों बनती है? क्योंकि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ने यहाँ पर इन्फेक्शन काज करवाया है। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट ना करवाया तो उसके बाद प्री सेप्टेड सेलुलाइटिस हो सकता है। व्हाट इज प्री सेप्टेड सेलुलाइटिस? जो ऑर्बिटल सेप्टम के सामने जो भी टिश्यू है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एरिया भी रेड हो जाएगा और स्वलन हो जाएगा। और दूसरी ये कॉम्प्लिकेशन के फेस्टुला बन सकता है। व्हाट इज फेस्टुला? तो फेस्टुला ये होता है कि डीप टिश्यू और स्किन के दरमियान एक ट्रैक्ट बन जाएगा और इस ट्रैक्ट की वजह से फिर डीप टिश्यूज़ में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे? एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जिसमें भी होगा उसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि उसमें हम एक तो एंटीबायोटिक्स देंगे, दूसरा एनर्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे और लास्ट में आर्ट फर्मेंटेशन देंगे। एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास इन्फेक्शन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो हम देंगे एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एनर्जेसिक्स क्यों देंगे? क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जितने भी सिम्टम्स या साइंस हैं उनको कम करने के लिए। और आर्ट फर्मेंटेशन भी हमारे पास सूथिंग इफेक्ट के लिए हम देंगे ताकि उस बंदे में इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। और दूसरा इसका ये है कि सर्जरी आपने करनी है, तो सर्जरी में हमने क्या करना है कि अगर उस बंदे में एब्सेस बन गई है तो उसकी इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, लेकिन प्रोबिंग और इरिगेशन हम एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में नहीं कर सकते। प्रोबिंग क्या होता है कि हम एक मेटल का प्रोब होता है, ठीक है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेटल का, जिसको हम लैक्रिमल पंक्टम के थ्रू लेकर जाते हैं लैक्रिमल सैक तक और वहाँ पर आगे जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट होती है वहाँ में कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तो उसको रिमूव करते हैं। और इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन को स्ट्रिंजिंग भी कहते हैं, जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है तो उसको चेक करने के लिए हम इरिगेशन चेक करते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि बंदे को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये पेनफुल कंडीशन होती है, तो हम इसमें प्रोबिंग और इरिगेशन नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि DCR ऑपरेशन, तो हम DCR ऑपरेशन कर सकते हैं लेकिन जब तक एक्यूट इन्फ्लेमेशन ख़त्म नहीं हो जाती। अगर जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म होगी तो उसके बाद हम DCR ऑपरेशन करेंगे। तो ये कैसे खत्म होगी? जब हम उसको एनर्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे और अगर परसिस्टेंटली वाटरी डिस्चार्ज है तो फिर उस केस में जो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है वो यही है कि हम DCR करें। DCR क्या है? डेक्रोसिस्टोराइनोप्लास्टी। तो ये हमारे पास था एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है और इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सारे साइन होते हैं और इनका ट्रीटमेंट यही होता है कि आपने एक्यूट इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करना है और उसके बाद DCR करना है। डेक्रोसिस्टाइटिस क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। डेक्रोसिस्टाइटिस किसकी? यानी कि लैक्रिमल सैक की क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसकी काज क्या है कि जो लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ऑफ नेज़ो लैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, जब लैक्रिमल सैक से टीयर की ड्रेनेज नहीं होगी, उसकी आउटफ्लो नहीं होगी, तो वहाँ पर टीयर स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। टीयर स्टेसिस की वजह से जो भी बैक्टीरियाज या लो विरुलेंस ऑर्गेनिजम्स है वो वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करवा देंगे और ये ज़्यादा कॉमन होता है दैन द एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें जो पेशेंट होता है उसमें ज़्यादातर उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होता है कि उसकी आइज़ में से कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा होता है और कुछ केसेस में मीडियल कैंथल एरिया रेड होता है और स्वेल होता है और साथ में वाटरी आइज़ होती हैं। तो इसके सिम्टम क्या होंगे? वाटरी आइज़ और जो मीडियल कैंथल एरिया वहाँ पर क्या होगी? सूजन होगी। ये क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस का पेशेंट है कि इसके मीडियल कैंथल एरिया में छोटी सी स्वेलिंग है और रेड एरिया। इसके अलावा इसमें कॉन्स्टेंटली क्या होगा? वाटर डिस्चार्ज होगा। सिम्टम्स हो गए, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसमें जब हम रिगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा। रिगर्जिटेशन टेस्ट मैंने बताया था क्या होता है कि जब भी हमने लैक्रिमल सैक के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो चूँकि वहाँ से आगे तो ड्रेनिंग नहीं हो रही ना, टीयर्स की आउटफ्लो नहीं हो रहा, तो वो लैक्रिमल पंक्टम के थ्रू वो क्या होंगे? टीयर्स बाहर आएंगे। तो ये होता है रिगर्जिटेशन टेस्ट। तो इस केस में क्योंकि इतना पेशेंट को पेन तो नहीं होता क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में, तो इसमें रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और जब भी हम प्रेशर लैक्रिमल सैक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो म्यूकोपारुलेंट या वाटर या म्यूकाइड इनमें से कोई भी लेकिन डिस्चार्ज जरूर होगा पंक्टम से। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की एसोसिएशन किसके साथ है? क्रोनिक यूनिलैटरल कंजक्टिवाइटिस के साथ। यानी कि अगर किसी बंदे को काफ़ी टाइम के लिए किसी एक में जो उसका कंजक्टिवा है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है और उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ठीक है, तो उसके बाद उसको क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। और क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस का आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसमें हम DCR करते हैं। DCR दो तरह का होता है, या तो उसमें एक्सटर्नल अप्रोच है, ठीक है। एक्सटर्नल अप्रोच का मतलब है कि स्किन ओपनिंग, यानी कि स्किन के थ्रू हम उसकी जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है उसको हम ओपन करेंगे। और दूसरा है एंडोलेजर हम नोज़ के थ्रू उसका लेज़र के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। एंडोलेजर में स्किन स्कार नहीं बनता, लेकिन जो ज़्यादा सक्सेसफुल है वो हमारे पास एक्सटर्नल DCR है थ्रू जिसमें हम स्किन से ट्रीटमेंट करते हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन उसमें जो स्किन स्कार बन जाता है।